नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा टॉपिक से आप समझ रहे होंगे, रैयतवारी और महालवारी। ठीक है, इसको इंग्लिश में रैयतवारी और महालवारी सिस्टम कहते हैं। और ये जो सिस्टम है वो आपका रेवेन्यू कलेक्शन का एक सिस्टम है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाया गया था, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट कर पाएँ। उनका बेसिक उद्देश्य जो था वो यही था। लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि मैंने बताया था कि बक्सर का युद्ध हो, चाहे प्लासी का युद्ध हो, चाहे पानीपत का तृतीय युद्ध हो, तो धीरे धीरे करके जब मराठाओं पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया, इसी तरीके से उन्होंने मैसूर के शासक हो, टीपू सुल्तान हो चाहे उसका पिता हो हैदर अली, उन दोनों को हरा दिया। इसके बाद उनके पास लगभग पूरे इंडिया का साम्राज्य आ गया। तो अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था किसी भी तरीके से हमें लाभ कमाना। ठीक है, तो लाभ कमाने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम था कि उस समय के इंडस्ट्री पर वार किया जाए। तो उस समय जो कमाई का सबसे अच्छा साधन था, उस समय ज़मीन और खेती ही कमाई का सबसे अच्छा साधन हुआ करता था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ज़मींदार होते थे। तो इसी का लाभ उठाते हुए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जितने भी ज़मींदार थे, ठीक है, उनको आपस में मीटिंग बुला करके एक अलग तरह की रेवेन्यू सिस्टम को बनाने की कोशिश की, जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। ठीक है, किसानों के द्वारा टैक्स को जमा किया जा सके। तो इसी के अंतर्गत अलग अलग समय पे अलग अलग जो गवर्नर जनरल इंडिया में आए थे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में रेगुलेशन एक्ट की बात की थी, तो उसमें उन्होंने अलग अलग सिस्टम को सुझाया, अलग अलग सिस्टम को लागू किया गया। तो इसी में से दो प्रमुख सिस्टम जो है वो रैयतवारी और महालवारी सिस्टम है, जो कि किसानों के रेवेन्यू कलेक्शन करने के संबंधित है। तो पहले हम बात करेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम की। तो ये 18वीं सेंचुरी में सर थॉमस के द्वारा इसको इंडिया में, थॉमस मुनरो के द्वारा इसको इंडिया में लागू किया गया था। अब समझने वाली बात है कि इसको किन किन क्षेत्रों में लागू किया गया था। तो वो आपका मद्रास के जो गवर्नर थे, एक्चुअली कहने का मतलब ये है, जैसे आप समझते हो कि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की टैक्स जो होते हैं उसको अपनाया जाता है, अलग अलग टैक्स के दरों को अपनाया जा सकता है। ठीक उस ज़माने में भी क्या होता था, मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो गया, ये अपने अपने हिसाब से टैक्स का कलेक्शन करते थे। ठीक है, क्रॉप के हिसाब से भी कलेक्शन अलग अलग करते थे। जो मद्रास का गवर्नर था उसने 1820 में क्या किया, सर थॉमस मुनरो जो कि मद्रास गवर्नर था, 1820 में उसने रैयतवारी सिस्टम को चालू किया। और अपने प्रोविंस में जितना उसको जिम्मेदारी मिली थी, गवर्नर की जिम्मेदारी क्या थी, टैक्स कलेक्शन करना, जितने भी सिविल जितने भी काम होते थे उनको देख रेख करना। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो नवाब का काम पहले हुआ करता था हमारा उनके ज़माने में, मुस्लिमों के ज़माने में, चाहे वो आपका दिल्ली सल्तनत की बात हो, चाहे वो आपका जो मुग़ल हुए उनकी बात हो, तो उस समय जो काम वो लोग करते थे वो आजकल गवर्नर किया करते थे। तो यही काम मद्रास का गवर्नर भी किया करता था। अब ये जो है, जिन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी सिस्टम को लागू किया था, कई बार परीक्षा में आपसे डायरेक्ट पूछता है, तो उसका आप नाम याद रखेंगे, मद्रास हो, बॉम्बे हो, असम हो, कुर्ग का क्षेत्र हो। तो ये जो प्रोविंस हैं, इन क्षेत्रों में रैयतवारी सिस्टम से रेवेन्यू को कलेक्ट करने की सुविधा थी। ठीक है, अब इसमें होता क्या था, इसमें किसानों की भूमि की ओनरशिप जो है उनको दे दी गई। पहले क्या होता था कि किसानों को ओनरशिप नहीं मिलता था, किसानों को पट्टे पर ज़मीन दी जाती थी मुगलों के ज़माने में। ठीक है, लेकिन इस समय क्या किया, किसानों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया। ठीक है, मतलब वो ज़मीन को बेच भी सकते थे, ज़मीन को खरीद भी सकते थे। जिसके पास जो चाहता है कि मुझे और ज़मीन खरीदनी है तो वो और ज़मीन भी खरीद सकता था। इस तरीके से ज़मीन की क्रय विक्रय की सुविधा जो है यहाँ पे उपलब्ध हो चुकी थी। अब जो टैक्स था वो डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता था। रैयतवारी सिस्टम, कई बार एग्जामिनेशन पूछता है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य रैयतवारी सिस्टम का नहीं था। जैसे कि मैंने कहा कि टैक्स को डायरेक्ट किसानों से कलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे कोई ज़मींदार बीच में आता ही नहीं था, सीधा जाते थे किसानों के पास, उनका लैंड का ओनरशिप होता था, वो लोग अपनी खेती करते थे, खेती करने के बाद सीधा सीधा क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करके दे देते थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब इसमें अलग अलग जिस तरह की खेती थी उस हिसाब से अलग अलग टैक्स का दर था। जैसे ड्राई लैंड हुआ, मतलब मान लीजिए जहाँ पे सूखा है, सूखा क्षेत्र है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है, उन क्षेत्रों में 50% टैक्स लिया जाता था। वेटलैंड, जहाँ पे मतलब पानी की सुविधा ज़्यादा है और वहाँ पे ये देखा जा सकता था कि यहाँ पे अच्छी खेती हो सकती थी, वहाँ पे 60% टैक्स का दर वसूला जाता था। जितनी भी ज़मीन होगी और जितना भी क्रॉप होगा उसका 60% जो है वो आपका टैक्स वसूला जाएगा। अब ये जो रैयत होता है उसको आखिर कहते किसको हैं, जो कल्टीवेटर होता है, मतलब जो उस पर्टिकुलर ज़मीन पर खेती करता है उसको रैयत कहते हैं। रैयतवाड़ी मतलब उस आदमी की ज़मीन, उस आदमी की ज़मीन की व्यवस्था। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक किसान है जो 4 बीघे में खेती करता है, तो उसको मान लीजिए 100 रुपया पर बीघे के हिसाब से उसको देना है, तो 400 रुपये वो क्या करेगा, टैक्स का कलेक्शन करके दे देगा। इसमें कोई भी मिडिल मैन नहीं था। मिडिल मैन किसको बोलते थे, ज़मींदार को। पहले क्या हुआ था पुराने सिस्टम में कि मुगलों के काल में भी यही होता था, दिल्ली सल्तनत में भी कई राजाओं ने इसको फॉलो किया था। होता क्या था कि वो लोग अलग अलग ज़मींदारों के अंतर्गत टैक्स वसूला करते थे, ज़मींदारों को दे दिया करते थे और कहते थे कि आप टैक्स वसूलो, टैक्स वसूल करके हमको आप क्या करो, सीधा सीधा दे दो, हम हर किसान के पास नहीं जाएंगे। तो ये इनडायरेक्ट था। लेकिन अंग्रेजों ने रैयतवारी के अंतर्गत क्या किया, सीधा किसानों से वसूलना शुरू किया। ठीक है, अब इस तरीके से ज़मींदारों की कोई इसमें भूमिका ही नहीं थी। हमने ये समझने की कोशिश की कि रैयतवारी जो सिस्टम है वो क्या है। अब अगला जो सिस्टम है वो है आपका माहवारी सिस्टम। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये माहवारी जो मैंने लिखा है इसको आप महलवारी सिस्टम समझ लीजिएगा। ठीक है, तो महलवारी सिस्टम जो है उसको लॉर्ड विलियम बेटिंग ने स्टार्ट किया था, बेटिंग ने। अब इसमें समझने वाली बात है कि ये कौन था, ये था गवर्नर जनरल 1828 से लेकर के 1835 तक। ठीक है, अब
जब ये गवर्नर था तो उन्होंने क्या किया कि एक लॉ या कह सकते हैं या एक सिस्टम कह सकते हैं जिसको इंट्रोड्यूस किया था 1833 में, मतलब कि अपने टाइम पीरियड में इसने इंट्रोड्यूस किया था। तो महलवारी सिस्टम के अंतर्गत क्या किया जाता था, जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन था, जो आगरा का रीजन था, जो सेंट्रल प्रोविंस आज के डेट में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ रीजन जो है वो आपका सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल प्रोविंस है, बिहार का भी कुछ रीजन आता है, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ रीजन को मिला करके उसमें हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जानते थे। तो सेंट्रल प्रोविंस का जो क्षेत्र था, आगरा का जो क्षेत्र था, नॉर्थ वेस्ट का जो क्षेत्र था, तो इन सभी क्षेत्रों में इस पर्टिकुलर महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड विलियम बेटिक, तो इसके द्वारा लागू किया गया था, जो कि 1828 से लेकर के 1835 के बीच में आपका गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त था। इसने इस सिस्टम में क्या कुछ किया उसको समझते हैं। इसने गंगा के प्लेन को लिया, पंजाब के क्षेत्र को लिया, सेंट्रल प्रोविंस को लिया, और उसमें क्या किया कि इसने जमींदारी प्रथा को और जो इससे पहले रैयतवारी प्रथा थी दोनों को मिक्स कर दिया। आप सोचोगे कि ये कैसे मिक्स कर दिया? कहने का मतलब नाम के लिए तो जमींदार था ही नहीं, लेकिन एक ऐसा पद होता था जिसको हम जमींदार कह सकते थे, वर्चुअल जमींदार। वर्चुअल मतलब होता है कि आभासी जमींदार, मतलब उसको माना जा सकता था कि ये काम जमींदार वाला ही करता है, लेकिन उसको जमींदार जैसी सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं। आगे समझाऊंगा मैं आपको, तो सारी बातें इसमें क्लियर होंगी। अब जैसा कि जो ज़मीन होते थे, ज़मीनों का एक महल होता था, एक महल में डिवाइड किया जाता था। अब महल वो राजमहल वाला महल नहीं है। आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक ज़िला है, उसको मान लीजिए 100 अलग अलग गांव में मैंने डिवाइड कर दिया, तो गांव का जो क्षेत्र है उसको गांव ना बोल करके यहाँ पे महल बोला जाता था। ये 1 या मोर देन 1 विलेज के बराबर एक गाँव होता था। जैसे हो सकता था कि वो एक गाँव होगा, अगर मान लीजिए छोटा गाँव है तो 2-3 गाँव को मिला करके एक आपका महल बना दिया जाएगा। तो मतलब अलग अलग महलों में विभाजित था। उस समय ब्रिटिश ने क्या किया कि कुछ पर्टिकुलर रीजन्स को महलों में विभाजित कर दिया, और जो महलों का प्रमुख होता था, जो ग्राम प्रमुख होता था, ठीक है, उसी के इक्विवेलेंट होता था। तो महलों के प्रमुख के पास जो थी वो जिम्मेदारी थी कि वो टैक्स का वसूल करेगा। सो टैक्स जो होता था वो महल के आधार पे किया जाता था। जैसे मान लीजिए कि 3 क्षेत्र हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक महल मान लेता हूँ, मध्य प्रदेश को एक महल मान लिया, इसी तरीके से बिहार को एक महल मान लिया। अब इन तीनों महलों का जो मुखिया होगा उससे क्या करेंगे? अंग्रेज टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, आज की डेट में अगर बात करें, मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर से सबसे आपका महल वसूलूंगा, मतलब महल का जो प्रमुख होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उससे मैं क्या करूँगा? टैक्स वसूलूंगा। कुछ ऐसा ही उस समय हुआ करता था। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हर किसान अपना शेयर देगा और वो महल का जो अधिकारी होगा उसके पास जमा करेगा। जैसे ग्राम प्रधान होता है तो सब लोग अपना अपना हिस्सा ग्राम प्रधान को दे देंगे, और ग्राम प्रधान सीधा हिस्सा क्या करेगा? अंग्रेजों को पहुँचा देगा। ये सिस्टम बनाया गया था। ज़मीन जो थी वो अभी भी किसानों के पास ही थी। अब जो टैक्स कलेक्शन होता था वो आपका विलेज ओनर के पास होता था। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ज़मींदारी प्रथा ही तो है, लेकिन ये आपका क्लियर नहीं बोल रहे हैं कि ज़मींदारी प्रथा है। अब इसमें जो जब मान लीजिए कि कोई भी अलग अलग मिट्टी होती है, अलग अलग खेती होती है, तो उसमें एवरेज किया जाता था। जैसे मान लीजिए कहीं किसी भी ज़मीन पे ज़्यादा खेती हो रही, किसी ज़मीन पे कम खेती हो जाती थी, उन सभी का एवरेज मिला करके क्या करते थे? एवरेज रेंट लिया करते थे, एवरेज टैक्स लिया करते थे। इस तरीके का सिस्टम बनाया गया था। अब इसमें जो सरकार का शेयर था वो 66% था। ठीक है, और 30 साल का एग्रीमेंट होता था ज़मीन का। किसी भी एक आदमी को 30 साल का एग्रीमेंट दिया जाता था। किसी भी ऐसे मानिए कि ग्राम प्रधान का जो टेन्योर था, जो अवधि थी, वो 30 साल की थी। वो 30 साल तक टैक्स कलेक्ट करता था। उसके बाद हो सकता था अंग्रेज अगर चाहें तो कोई दूसरा भी आदमी रख सकते थे। इस तरीके की व्यवस्था की गई। इसको मॉडिफाइड जमींदारी प्रथा ही कही गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जमींदारी टाइप की प्रथा थी, लेकिन इसमें कुछ ज़मीनों का जो टैक्स दर थी उसको इस प्रकार से रखा गया। उसको डायरेक्ट जमींदारी कहना भी गलत होगा। आगे समझते हैं। इसमें विलेज चीफ जो होता था उसी को वर्चुअल जमींदार के नाम से जानते थे। अब परिणाम क्या हुए? परिणाम को समझते हैं। यहाँ पे जो परिणाम हुए इसमें किसानों की जो ज़मीन का मालिकाना हक था उनको दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? क्योंकि उनको हाई टैक्स देना पड़ता था, इसीलिए उनको कैश क्रॉप ज़्यादा बनाना पड़ता था। आप जानते हो कैश क्रॉप होता है ऐसे क्रॉप जो कि आपका ज़्यादा कीमती होते हैं। जैसे कि गन्ने की खेती आप मान लो, उसको समझ लो कैश क्रॉप, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। अब हर आदमी को चावल गेहूँ तो चाहिए ना, ठीक है, उसकी खेती नहीं होगी तो वो कैसे क्या कैश क्रॉप खाएगा? क्या गन्ने खाएगा? दिन भर तो सारी ज़िंदगी गन्ने तो खा नहीं सकता। इसलिए कहीं ना कहीं फार्मर्स जो थे वहाँ पे खाद्यान्न की भी कमी हुई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भुखमरी इसकी वजह से आई, लेकिन खाद्यान्न की कमी धीरे धीरे होना प्रारंभ हो गई थी। और लोग ऐसा सोचते थे, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 10,000 रुपया अंग्रेजों को देना है तो क्यों ना हम कुछ ऐसा फसल पैदा करें जो कि महंगी फसल हो। तो इसलिए लोग कैश क्रॉप को ज़्यादा प्रेफर करते थे उगाने के लिए। बॉन्डेड लेबर बढ़ने लगे, मतलब जो बधुआ मजदूर के नाम से आप जानते हो ना, क्योंकि वो ज़मींदारों से, जैसे मैंने बताया मुखिया की बात बताई, अब वो मुखिया से पैसे लिया करते थे खेती करने के लिए, लेकिन वो चुका नहीं पाते थे, उनका ज़मीन भी गिरवी हो जाता था, तो उनको एक तरह से बधुआ मजदूर के तौर पे काम करना पड़ता था। और इस पर्टिकुलर महलवारी सिस्टम के अंतर्गत उनकी जो बधुआ मजदूरी की दर थी वो बढ़ गई। मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले अगर 100 में से 20 लोग बधुआ मजदूर थे, तो अब 40 से 50 लोग बधुआ मजदूर हो गए, और वो टैक्स नहीं दे पाते थे। इसलिए ये आपका बधुआ मजदूर की बॉन्डेड लेबर की जो प्रथा थी वो बढ़ने लगी। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मैं आपको बताऊं कि भूमि की इतनी विषमता थी कि 7% लोगों के पास इंडिया की लगभग 75% ज़मीन थी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 93% लोगों के पास मात्र 25% ज़मीन थी। तो ये कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसको आप आज के डेट में भी फील कर सकते हो।
ठीक है, असमानता को फील कर सकते हो। फिलहाल इसमें कोई कमेंट नहीं करते हैं, और इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।